नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कॉमन सिविल कोड लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बारे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने इस दिशा में पहल की है, यूपी सरकार भी इस पर विचार कर रही है। देश में एक कानून जरूरी है। जो कहा है हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वह ऐसी बात कही है जो इस देश की जरूरत है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूँ सोचने की आवश्यकता नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। और जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम बढ़ाए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सहित, जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, देश के अन्य राज्यों में भी जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, अगर सबका साथ सबका विकास, सबके लिए एक जैसा कॉमन सिविल कोड, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में लगता है कि कॉमन सिविल कोड आज के समय में जरूरत है। निश्चित तौर से कॉमन सिविल कोड की जरूरत है। और कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए बहुत ही जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए जरूरी है और इस देश की जनता के लिए जरूरी है। गृह मंत्री जी ने जो कहा है, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वह। और इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ हैं। अनामिका से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, उत्तराखंड के बाद तैयारी उत्तर प्रदेश में हो रही है। कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जरूरी है, एक देश एक कानून होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? पार्टी की और कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार के बनाने से नहीं होने वाला है। ये कानून केंद्र सरकार से बनेगा और केंद्र सरकार इसको कानून बना सकती है। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करना चाहिए। तो सरकार, इसके मतलब क्या है भाई, आपकी सरकार है, आप कानून बनाना चाहते हैं, तो आपको रोका किसने है? और लगे हाथ आप इसके साथ ये भी कानून बना दीजिएगा कि महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाए, इस पे भी एक कानून बना दीजिए। कैसे यहाँ पे जो हत्याएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है, इस पे भी कानून बनाइए कि हत्याएं क्यों हो रही है, वो भी रुके। किस तरह से यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास हो, उत्तर प्रदेश विकास की राजनीति हो, नफरत की राजनीति खत्म हो, इस पे भी एक कानून बना दीजिए। किसने आपको रोका है? माने आप विकास की राजनीति नहीं करेंगे, नफरत के ऊपर कोई कानून नहीं बनाएंगे, आप महंगाई बेरोजगारी पर भी तो कानून बना दीजिए। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप नहीं समझे। आप सरकार किसकी है? किसने रोका है आपको? आपने रोका है किसी ने क्या आपको? आप माहौल बनाते हो काम कम करना, ये बीजेपी की आदत हो गई है। बीजेपी सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात करती है। हम तो कहते हैं ना, उसके साथ साथ आप वो कानून बनाने जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप महंगाई बेरोजगारी का भी कानून ऐसा बना दीजिए जिससे खत्म हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी भी खत्म हो जाए। ऐसा भी लगे हाथ एक कानून बना दीजिए। किसने आपको रोका है? बना दीजिए कानून जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की राजनीति हो। बनाइए कानून, किसने आपको रोका है? आप बनाइए कानून जो उत्तर प्रदेश या देश के अंदर नफरत की राजनीति खत्म हो। किसने आपको रोका है? माने करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने हैं कि कहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं हो जाए। कहीं यहाँ पे प्रयागराज में जहां से वो आते हैं जीत के, लगातार 5-5 लोगों की एक परिवार में हत्या हो जा रही है, उस पे तो नहीं उप मुख्यमंत्री बोल पा रहे हैं। गला बैठ जाता है क्या उनका? माने लोगों की मौत हो गई, उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हीं का इलाका है प्रयागराज, आज भी 5 लोगों की हत्या हुई है। ठीक है, कुल मिलाकर अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र हो या राज्य सरकार भाजपा की है, वो अगर लाना चाहती है ऐसा कानून तो प्रक्रिया आगे बढ़ाए, लेकर आए। किसने रोका है? हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, क्या खबर है आपके पास? क्या सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है? क्या क्या जानकारी से संबंधित आपके पास है? और देखिए, लाने की तैयारी कर रही है या नहीं, लेकिन ये तो बात की बात है। फिलहाल 2024 की झलक जरूर दिखाई देती है इस बयान के मद्देनजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, उत्तराखंड में चुनाव नहीं है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले अमित शाह अगर कोई बयान देते हैं और केशव मौर्य उसका साथ देते हुए ये कहते हैं कि जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है, और वो ये बात बखूबी जानते हैं कि इस मुद्दे को लेकर के जो विपक्षी पार्टियां हैं वो साथ नहीं देने वाली हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं कॉमन सिविल कोड की, एक देश एक कानून की, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब
अलग अलग धर्मों में अलग तरीके से फॉलो की जाती हैं। मुस्लिमों की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर शरिया के हिसाब से बहुत सारे चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो बहुत सारे मुद्दे अभी इसको लेकर सियासी तूफान मचने वाला है, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन इसके पहले कॉमन सिविल कोड का जिक्र कर देना केशव मौर्य की ओर से, इसको जरूरी बताना, इसके लिए ये भी कह देना कि सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन वो भी ये बात जानते हैं कि ये कानून सरकार की ओर से लाया जाएगा, इसमें क्या टर्म्स कंडीशंस होंगी, किसको फॉलो करना होगा। अभी जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मौलाना है या बाकी जो धर्मगुरु हैं, वो इस मुद्दे को कैसे लेते हैं, या वो जो जिन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं क्या वो इसके दायरे में आता है या नहीं आता है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज इस मौके पर अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चुनाव भी नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र क्यों हुआ? और देखिए, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसमें 2024 को लेकर जो तैयारी उसकी झलक दिखाई देती है, जहां पे अमित शाह ये बयान देते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए जरूरी है कि एक ही कानून हो। जैसे केशव मौर्य कह रहे कि जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो वहां पे जरूरी ये हो जाता है कि एक देश में एक कानून हो। ये बात तो ठीक है, पॉजिटिव है। भाजपा बहुत पहले से इस बात को कहते रही है, अलग अलग राज्यों से और समर्थकों से इसकी मांग उठती रही है, और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका जिक्र किया है। मनीष शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता। मनीष जी, समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि आप लोग सिर्फ जुमले छोड़ रहे हैं, लाना है कानून तो ले आइए, इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, कब आ रहा है ये कानून? वो कह रहे हैं आगे बढ़िए। देखिए, समाज नागरिक संहिता पर सैद्धांतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, जब हम जनसंघ थे तब से हम उस पर सहमत हैं। धारा 370, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर, समान नागरिक संहिता, ये सब हमारे मूल विषय है और उस पर हम लोग हमेशा से सहमत रहे हैं। अगर देश धर्मनिरपेक्ष है तो अलग अलग कानून क्यों है? ठीक है, लागू करने में तमाम प्रकार की चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम लोग सहमत है। रहा बात समाजवादी पार्टी का या अन्य दलों का, ये लोग तो कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, तारीख बता दिया गया, मंदिर भी बन गया। तमाम लोगों ने संसद में खड़े होकर कहा कि 370 हट जाएगा तो भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उसी कश्मीर और जम्मू में भारत के झंडे उठ भी रहे हैं और बुलंदी से फहरा भी रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इस तरह के जो दल हैं, ठीक है, इनको जो कहना हो कहें। ठीक है मनीष जी, क्या ये मान के चला जाए कि अब बहुत जल्दी सरकार इस पर काम करेगी? आप लोग उस पर तैयारी शुरू कर चुके हैं, जल्द आएगा क्या कॉमन सिविल कोड? क्या ऐसा माना जाए? देखिए, ये सरकार का पक्ष है, सरकार इस पे अपना सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करके इसको लागू करेगा। लेकिन मैंने कहा तो कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब हम जनसंघ थे तब से इस विषय पर हमारा मत स्पष्ट है कि इस देश में अगर धर्मनिरपेक्षता है तो कानून भी समान होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पे सैद्धांतिक रूप से हम लोग सदैव से सहमत रहे हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो भाजपा का साफ कहना है कि सैद्धांतिक रूप से जो है हमेशा से इस बात को लेकर हम सहमत रहे हैं, फिर चाहे वो धारा 370 कश्मीर का मुद्दा हो, श्री राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर कॉमन सिविल कोड की बात हमेशा से करती रही है भाजपा। तो कॉमन सिविल कोड लागू होने के बाद सारे धर्म आधारित कानून जो है वो खत्म हो जाते हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू हुआ तो क्या होगा। हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, देश का हर नागरिक एक ही तरह के कानून के अंतर्गत आएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, कम्युनिटी, कास्ट जिससे ताल्लुक रखता हो। हर जाति धर्म पर एक ही कानून लागू होगा। धार्मिक भावनाओं या धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर कोई फैसला लेने की अनुमति नहीं होगी, वो गैर कानूनी होगी। शादी से लेकर तलाक के मामलों में एक जैसा कानून होगा, जिस भी धर्म में जैसी भी मान्यता हो, लेकिन फैसला कानून के आधार पर होगा। शादी तलाक के मामलों में इसके लागू होने के बाद धार्मिक कानून जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। धार्मिक कानूनों के आधार पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसी कानून के आधार पर होगा जो कि इसके तहत मान्य है। धर्म आधारित कानून खत्म हो जाएंगे। हर धर्म के अपने कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, उन सब के आधार पर कोई फैसला नहीं होगा। फिलहाल हर धर्म के लिए कुछ मामलों में कानून में अलग अलग प्रावधान हैं। शादी से जुड़े मसले, तलाक से जुड़े मसले, कई जगहों पर कास्ट, कम्युनिटी या धर्म के आधार पर उसके फैसले होते रहे, देखे जाते रहे हैं। लेकिन कॉमन सिविल कोड के आ जाने से, यानी देश में एक तरह का कानून आ जाने से, ये फैसले जो हैं वो उसके अंतर्गत होंगे, ना कि किसी धार्मिक आधार पर।
आगे बढ़ते हैं। झांसी में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज सिंचाई विभाग के अफसरों को लताड़ लगाई। मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि हर गरीब के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचना चाहिए। नहरों की सफाई न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। तो सिंचाई विभाग के अफसरों को आज डांट फटकार लगाई है जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने और कहा है कि हर खेत तक नहर का पानी पहुंचना चाहिए। ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ पैसा यदि आया इसमें सफाई के लिए, सभी नहरों की स्थिति है 25-25 किलोमीटर रोड से 15-20 किलोमीटर 100 मीटर तक या 2-3 किलोमीटर तक नहरों की सफाई, बाकी नहरों की सफाई। उस दिन गया मंदिर देखने जालौन में, बिल्कुल हालत खस्ता, 15 साल में नहर साफ है। और इस दौरान जल शक्ति मंत्री ने अफसरों से चुटकी लेते हुए कहा है कि पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पूरा पैसा डकार जाना गलत है। एक गरीब के खेत तक पानी पहुंचाना है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पूरा का पूरा पैसा डकार जाना बुरी बात। मैं सर इसका पता करता हूँ। पता कर देखो ना, तुम पता क्या करते हो? मंत्री देखते यहाँ तक नहीं लिया होगा। आगे बंद है, झक्कर लगे हैं नहर में। 22 मई से खुलने जा रहे सिखों के पवित्र गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब को जाने वाले रास्ते को खोलने के लिए भारतीय सेना के जवान जुटे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साल के ज्यादातर वक्त बर्फ से ढका रहता है। इस इलाके में अभी भी 8 से 10 फीट की बर्फ जमी है। गुरुद्वारे से जुड़े ट्रस्टी सरदार नरेंद्र बिंद्रा के मुताबिक 1.5 किलोमीटर रास्ता साफ कर लिया गया है। 2 किलोमीटर के रास्ते पर अभी भी सफाई होनी है ताकि श्रद्धालु आसानी से गुरुद्वारे तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री योगी के आदेशों पर जीएसटी ने कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग की एनसीआर क्षेत्र में यह बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसमें नोएडा से लेकर दादरी, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, खुर्जा में ये छापेमारी की गई। इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी पकड़ी गई है। सरकार को लगाया गया है 128 करोड़ का चूना। कर चोरी करने वाली 43 फर्म्स पर 43 लोकेशंस पर छापेमारी हुई है। जीएसटी विभाग का 23 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। 128 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। कुछ फर्म्स के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई भी की गई है। कुल मिलाकर 128 करोड़ की चोरी पकड़ी है जीएसटी विभाग ने अपनी छापेमारी में। एनसीआर क्षेत्र में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल मिलाकर 43 फर्म्स पर यह रेड हुई है। उधर लखीमपुर खीरी में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां 2 टीचर्स ने रात के खाने के बाद 20 बच्चियों को स्कूल की छत पर ही बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन बच्चियों को छुड़ाया। इस मामले में दोनों टीचर्स पर केस दर्ज करके उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बेहजम ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की यह घटना है। आरोप के मुताबिक गुरुवार रात मनोरमा मिश्रा और गोल्डी कटियार नाम के टीचर्स ने अपने ट्रांसफर रुकवाने के लिए 20 छात्राओं को अपने कब्जे में ले लिया था और प्रशासन पर ट्रांसफर रोकने का दबाव बनाया। और न्यूज 18 पर प्रमुखता से यह खबर दिखाए जाने के बाद लखीमपुर खीरी के डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कार्रवाई की जानी है, जो भी नियम संगत कार्रवाई की जानी है वो सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और बच्चों को हित शासन के मंशानुरूप सर्वोपरि है और उसके लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ी वो कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। बुलंदशहर में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। यहां के एक स्कूल में छात्राएं शौचालय साफ करती दिखी। नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट स्थित पानी की टंकी के पास जो प्राइमरी स्कूल है उसका ये वीडियो बताया जा रहा है। लड़कियों के शौचालय साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के चलते बदमाश अब पुलिस कार्रवाई से खौफ खाने लगे हैं। एनकाउंटर के खौफ के चलते अपराधी खुद पुलिस के सामने सरेंडर करने लगे हैं। ऐसा ही मामला शाहजहांपुर के खुटार थाने में देखने को मिला, जहां गैंगस्टर केस के 5 आरोपियों ने पुलिस के सामने
तख्तियां लेकर सरेंडर किया। इन अपराधियों ने पुलिस के सामने दोबारा अपराध न करने की कसम भी खाई। आज के बाद कोई अवैध शराब का धंधा नहीं करता। सरकार के हर चीज के साथ व्यवस्था से हम लोग आए हैं लेटर होने। आज थाना खुटार के ग्राम मैनिया से कुछ लोगों द्वारा थाने पर आकर कसम खाई गई कि हम अवैध शराब का निष्कर्षण का धंधा हम छोड़ देंगे। ये इनमें से 4 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करके इनकी परिसंपत्तियां भी कुर्क की गई थी। आज ये थाने पर आकर इन्होंने कहा कि नहीं, वर्तमान जो सरकार है इसमें बिल्कुल अपराध के खिलाफ के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है, तो इसलिए हम भी अपराध छोड़ते हैं और सही रास्ते पर हम चलेंगे। बड़ी खबर आगरा से। सड़क पर नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 150 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। देर रात सड़क पर नमाज पढ़ने का ये मामला है और शिकायत मिलने के बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आगरा के थाना MM इलाके का ये पूरा मामला है, जहां 150 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है सड़क पर नमाज पढ़ने के जुर्म में। बताया जा रहा है कि देर रात सड़क पर नमाज पढ़ी गई, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। शिकायत मिलने के बाद अब ये मुकदमा दर्ज हुआ है। आगरा के थाना MM इलाके की ये घटना है। देखिए, ये मुकदमा लगभग 15 दिन पहले कायम किया गया था और पहले उन्हें नोटिस दिया गया था कि सड़क पर किसी की भी जो गतिविधि है वो नहीं होनी है, किसी भी पक्ष की। उसके संबंध में नोटिस दिया गया था और जब नहीं माने तो उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मुकदमे में जो इन्वेस्टिगेशन वो चले, जो भी लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मथुरा से बड़ी खबर। शाही ईदगाह पर लाउड स्पीकर से अजान की आवाज कम हो गई है। शाही ईदगाह कमेटी ने 4 में से 3 स्पीकर उतरवा दिए हैं। मस्जिद परिसर की ओर कम आवाज वाला सिर्फ एक लाउड स्पीकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ईदगाह कमेटी ने मस्जिद से आने वाली आवाज को कम करने का फैसला किया है। 2 दिन पूर्व श्री कृष्ण जन्मस्थान ने भी परिसर के बाहर लगे लाउड स्पीकर बंद कर दिए थे। मुख्यमंत्री योगी ने सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि प्रदूषण न करने की अपील की है। यह नमाज के वक्त जो इमाम के मुंह से शब्द निकलते हैं वो परिसर में मस्जिद के अंदर ही अंदर दायरे में रहने चाहिए। मैंने खुद शहर में ये देखा है 1-2 जगह, जिससे कि हमारा कोई भाई एतराज़ न करे, किसी को बुरा न लगे। और फिर धर्म ही किस बात का रहा अगर आपका धर्म दूसरे को बुरा लगा। आपका धर्म दूसरे को बुरा तो लगना ही नहीं चाहिए, उसको सुख शांति मिलनी चाहिए कि ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हम सब भाई भाई हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में सुख शांति अमन चैन बना रहे। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। 4 धाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। 3 मई से 31 मई तक के लिए यमुनोत्री धाम के लिए 15,829, श्री गंगोत्री धाम के लिए 16,804, केदारनाथ धाम के लिए 41,000 से ज्यादा और बद्रीनाथ के लिए 29,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। साथ ही 4 धाम यात्रा से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद यानी UTDB की ओर से टोल फ्री नंबर्स भी जारी किए गए हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव प्रयागराज पहुंचे हैं। मृतक परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। सर्किट हाउस से सीधे पोस्टमार्टम हाउस जाएंगे शिवपाल यादव। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। आप लोगों को बैठा लो। और ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।